लास्ट क्लास हम लोग दो टेक्निक सीख लिए थे। कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर का सेकंड पार्ट कर रहे थे और दो टेक्निक सीख लिए थे। एनपीवी सीखे थे और पीआई सीखे थे, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला कैलकुलेशन के थ्रू सीखे थे, और पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला सिस्टम से सीखे थे। एनपीवी का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और पीआई का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हम लोग ये दो टेक्निक लास्ट क्लास सीखे थे। आज जिस टेक्निक को सीखने जा रहे हैं उसका नाम है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअली ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बेस्ड एक्टिविटी नहीं है या फॉर्मूला बेस्ड चीज नहीं है। वैसे इसमें थोड़ा इंटरप्रिटेशन भी है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? कंपनी कितना कमाना चाहता है। कोई प्रोजेक्ट में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमको ये सोचना पड़ता है कि क्या उस प्रोजेक्ट में हम कितना कम से कम कमा लेना चाहते हैं, ताकि प्रॉफिट या लॉस तो नहीं रहे। कम से कम मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन तक हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। यही है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी इंटरनली कितना रिटर्न चाहता है, किस रेट पे रिटर्न चाहता है। तो देखो मीनिंग क्या लिखा है, आईआरआर इज द रेट ऑफ रिटर्न which equates the total present value of cash outflow with the total present value of cash outflow. Cash inflow equals to cash outflow होना चाहिए। अगर ये हो रहा है जिस रेट पे, तो वो रेट मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो हमको आईआरआर निकालना सीखना है। अगर मेरा आईआरआर कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर मेरा आईआरआर कॉस्ट से कम आ रहा है तो हमको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। यह आईआरआर थोड़ा एजम्पशन बेसिस पे लेना पड़ता है। कैसे? हम आपको सम के थ्रू दिखाते हैं। देखो यहाँ पे एक सम दिया है, चंद्रा एंड पोद्दार लिमिटेड हैज़ टू सेलेक्ट वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट विच पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो। प्रोजेक्ट साइट एक हजारीबाग में है और एक पुरुलिया में है। एक प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ई, एक प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट एफ। प्रोजेक्ट ई में मेरा रुपया लगेगा 11,87,200 और प्रोजेक्ट एफ में लगेगा 10,06,700। ये मेरा इनिशियल आउटफ्लो है, मतलब ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है स्टार्टिंग में। हर ईयर के एंड में कितना कितना इनफ्लो आएगा सीफैट दे दिया है। 10 लाख आएगा पहला साल के एंड में प्रोजेक्ट एफ ई में, दूसरा साल के एंड में 2 लाख, तीसरा साल के एंड में 1 लाख, चौथा साल के एंड में 1 लाख। वैसे प्रोजेक्ट एफ में पहला साल के एंड में 1 लाख, सेकेंड ईयर के एंड में 1 लाख, थर्ड ईयर के एंड में 2 लाख, फोर्थ ईयर के एंड में 10 लाख। प्रोजेक्ट ई मेरा जल्दी जल्दी पैसा रिकवर कर दे रहा है स्टार्टिंग में, जबकि प्रोजेक्ट एफ स्टार्टिंग में कम रिकवरी कर रहा है, बाद में ज़्यादा। कंपनी कैन अरेंज नेसेसरी फंड एट द रेट ऑफ 8%। कंपनी को ये जो पैसा चाहिए वो 8% पे अरेंज हो सकता है। ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए वो 8% की रेट पे अरेंज हो सकता है। बोल रहे एनपीवी निकालो और आईआरआर निकालो। आपको एक बार एनपीवी कैलकुलेट करने बोला, एक बार आईआरआर। एनपीवी तो हम वो 8% की रेट पे कैलकुलेट कर लेंगे, और आईआरआर मतलब वो रेट ही निकालना है जहाँ पे कंपनी का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हो। तो देखो पहले एनपीवी कैसे निकाला। 8% का रेट का फैक्टर निकाल लिया, 1 डिवाइडेड बाई 1.08। मेरा फॉर्मूला क्या था? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो हमको हर साल का निकालना है। 1 डिवाइडेड बाई 1.08 कितना आएगा पहला साल का? अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो मेरा 1 डिवाइडेड बाई 1.08 आएगा 0.9259, यानी 926। 3 डेसिमल प्लेस तक ले सकते हो या 4 तक ले सकते हो। ये लोग 3 तक लिए है तो 0.926। फिर डिवाइड किए, जो आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय दोबारा 1.08, और अगर आपका कैलकुलेटर है तो इक्वल्स टू टिपो एक बार और, तो आएगा 0.857। फिर उसको डिवाइड करो 1.08 से, जो आंसर आया उसको, तो आएगा 0.794। फिर डिवाइड करो 1.08 से, जो आंसर आया उसको आएगा 0.735। कैलकुलेटर है तो इक्वल टू टिपते जाओ, आता जाएगा। तो फैक्टर आ गया। मेरा इनफ्लो पहला साल है 10 लाख, दूसरा साल 2 लाख, तीसरा साल 1 लाख, चौथा साल 1 लाख।
तो हम 10 लाख इंटू 9.26 किए 9,26,000, 2 लाख इंटू 0.857 किए 1,71,400, 1 लाख इंटू 0.794 किए 79,400 एंड 1 लाख इंटू 0.735 किए 73,500। तो मेरा 12,50,000 आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। और इस प्रोजेक्ट में लग कितना पैसा रहा है 11,87,200, 12,50,300 आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है 11,87,200। तो इस प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 63,100। वैसे ही प्रोजेक्ट एफ का भी कैलकुलेट किए 1 लाख इंटू 0.926, फिर 1 लाख इंटू 0.857, 1 लाख इंटू 2 लाख इंटू 0.794 एंड 10 लाख इंटू 0.735। तो मेरा टोटल इनफ्लो आ रहा है 10,72,100 प्रोजेक्ट ई में एफ में। और इस प्रोजेक्ट में आउटफ्लो कितना हो रहा है 10,06,700। तो इस प्रोजेक्ट से इनफ्लो है 65,400 नेट इनफ्लो या नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 65,400। तो कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है? एक प्रोजेक्ट में मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है इनफ्लो फाइनल प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है या नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 63,100 और एक प्रोजेक्ट से आ रहा है 65,400। तो बेटर है हम प्रोजेक्ट एफ सिलेक्ट करें। तो एनपीवी मेथड हमको बोल रहा है जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी हाई हो वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो हमको प्रोजेक्ट एफ सेलेक्ट कर लेना चाहिए। क्लियर है ये सबको? कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़ें। कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा एनपीवी टेक्निक तो सॉल्व हो गया। तो सर लास्ट क्लास भी सीखे थे हम लोग। अब आते हैं आज वाला टेक्निक जो सीखना है, IRR निकालना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कंपनी का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कब होगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या किया है लोग, 8% की रेट पे आप निकाल चुके हो आंसर। अब आपको ना एज्यूम करना पड़ेगा 8% का रेट पे अगर प्रॉफिट आ रहा है तो 10 पे कितना होगा, 12 पे कितना होगा। जितना रेट हाई जाएगा मेरा पीवी कम होता जाएगा, एनपीवी कम होता जाएगा हम जितना हाई रेट पे जाएंगे। और हमको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आना है। तो एक बार 10% पे तो हम सॉल्व कर चुके, अब देखो 8% पे, सॉरी अब एक बार उसको वही सेम चीज को लोग 10% पे सॉल्व किया। वही प्रोजेक्ट को लोग 10% पे सॉल्व किया। यहाँ लॉस आ रहा है, सीफेट कितना आ रहा है 12,17,600 प्रोजेक्ट ई का, और आउटफ्लो कितना है 11 लाख। सॉरी एक बार 12% पे भी सॉल्व किया, पहले 10% पे सीफेट निकाला और एक बार 12% पे सीफेट निकाला। 10% पे सीफेट आ रहा है 12,17,000, 12% पे सीफेट आ रहा है 11,87,000। 12% पे मेरा एग्जैक्ट मैच कर जा रहा है। देखो आउटफ्लो कितना है 11,87,200 प्रोजेक्ट ई में, और 12% पे मेरा प्रोजेक्ट ई का आउटफ्लो कितना आ रहा है 11,87,200। तो यानी मेरा इनफ्लो आउटफ्लो 12% पे इक्वल हो रहा है। सर यहाँ तो एग्जैक्टली रेट में मैच कर गया, अगर ऐसे मैच नहीं करता तो क्या होता उसका भी सम देखेंगे। मेरे को एक बार ऐसा रेट पकड़ना है जिसमें मेरा एनपीवी पॉजिटिव आए और एक रेट ऐसा पकड़ना है जिसमें मेरा एनपीवी नेगेटिव आए। उन दोनों के बीच में मेरा IRR होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, मेरे को एक बार रेट ऐसा पकड़ना है जिसमें मेरा एनपीवी पॉजिटिव आए, जैसे पिछले वाले में पॉजिटिव आया है 63,000 का, और 10% में मेरा 12,17,000 सीफेट आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, 12,17,000 भी पॉजिटिव है। तो एक बार और ऊपर का रेट पकड़े, 12% पकड़ के देखे। एग्जाम में इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड ही करना बेटर है। तो आप 12% रेट पे सॉल्व करके देखें, आपका एग्जैक्टली 11,87,200 आ गया इनफ्लो, जो कि आउटफ्लो के इक्वल हो गया। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपका रेट एग्जैक्टली मैच नहीं करवा पाओगे, आप ऐसे कैसे एज्यूम करोगे, दरकार नहीं है। आप एक बार ऐसा रेट पकड़ो जहाँ पे आपका पीवी एनपीवी पॉजिटिव आए, और एक ऐसा रेट पकड़ो जहाँ पे एनपीवी नेगेटिव आए। अगर एनपीवी मेरा 8% में पॉजिटिव आ गया है, अगर एनपीवी मेरा 8% में पॉजिटिव आ गया है, तो आपको ऊपर का रेट पकड़ना पड़ेगा अगर नेगेटिव लाना है
जितना रेट नीचे जाएगा एनपीवी पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, जितना रेट ऊपर जाएगा एनपीवी नेगेटिव होता जाएगा। तो देखो 12% में जब सॉल्व किए एग्जैक्ट नेगेटिव आ गया। एक सम सब वैसा भी करेंगे जिसमें एग्जैक्ट नेगेटिव नहीं आएगा, ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी बात करेंगे। वैसे प्रोजेक्ट एफ को सॉल्व करके देखा, 10% पे सॉल्व किया, डायरेक्ट आंसर आ गया 10,06,700। मेरा कितना कॉस्ट लगा था 10,06,700, और एक बार 12% 10% की रेट को पकड़ के सॉल्व किया तो आ गया 10,06,700 सीफैट। इस सब में भी मैच हो गया, यानी 10% मेरा वो रेट है जहाँ पे मेरा एनपीवी जहाँ पे मेरा इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो हो जाएगा, और प्रोजेक्ट ई में मेरा 12% वो रेट है जहाँ पे मेरा इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो हो जाएगा। तो जिस और आईआरआर कौन सा चूज करेंगे, जो लोअर होगा। प्रोजेक्ट ई का आईआरआर आ रहा है 12%, प्रोजेक्ट एफ का आईआरआर आ रहा है 10%। तो जिसका आईआरआर हाईएस्ट आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट ई सेलेक्ट करेंगे, आईआरआर मेथड भी प्रोजेक्ट ई बता रहा है और एनपीवी मेथड भी प्रोजेक्ट ई बता रहा है। इस सम का मतलब नहीं था क्योंकि इस सम में आपका डायरेक्ट मैच कर गया, 12% लेते ही एग्जैक्ट आंसर आ गया, 10% का रेट लेते ही एग्जैक्ट आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में आप जो रेट लोगे उसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, एक रेट में हो सकता है पॉजिटिव आए, और जैसे ही आप ऊपर का रेट पकड़ोगे नेगेटिव आ जाएगा। तब कैसे सॉल्व करोगे उसका बात करेंगे, उसका भी सम लेके आते हैं, रुको स्क्रीन पे। रुको एक वैसा सम ढूंढते हैं पहले, ये रहा। पहले 1 नंबर सम करते हैं, फिर 2 नंबर सम करते हैं। ये दो सम्स अगर आप ठीक से कर लेते हो 1 और 2, आपका सारा मेथड रिकवर हो जाएगा, सारा मेथड रिवाइज हो जाएगा। अगर ये दो सम नंबर 1 और सम नंबर 2 आप प्रॉपरली कर लेते हो तो पहले सम नंबर 1 करते हैं, फिर सम नंबर 2 में जाएंगे। सम नंबर 1 क्या बोल रहा है, कंपनी क्लाउडी लिमिटेड डिजायर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 lakhs। एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 50 लाख रुपया चाहिए उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 10 ईयर्स है, उस प्रोजेक्ट का यूजफुल लाइफ 10 ईयर है। सैलवेज वैल्यू 5 लाख है, स्ट्रेट लाइन मेथड का डिप्रिसिएशन है। तो 50 लाख का एक मशीन लगेगा काम चालू करने के लिए, वो मशीन 10 साल चलेगा। उस मशीन को जब 10 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू में बेचेंगे तो 5 लाख रियलाइज होगा। तो हर साल डिप्रिसिएशन कितना होगा, ट्राई करो बोलो, हर साल डिप्रिसिएशन कितना होगा। 50 लाख का एसेट है, 10 साल लाइफ है, 5 लाख स्क्रैप वैल्यू है, हर साल डिप्रिसिएशन कितना होना चाहिए। कम ऑन कोई तो आंसर करो। $50 लाख इन्वेस्टमेंट है, 10 साल लाइफ है, सेल्वेज वैल्यू 5 लाख है, डिप्रिसिएशन कितना निकलेगा। आप लोगों को मेरा वॉइस आ रहा है स्टूडेंट्स। फोर लाख 50,000। यस 4,50,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। मेरा कॉस्ट ऑफ द एसेट है 50 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 5 लाख, तो 50 लाख माइनस 5 लाख 45 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, तो 4,50,000 विल बी माई डिप्रिसिएशन। तो अब देखो और सम्स में और एक क्या डेटा दिया है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन इज 10 लाख रुपीज़। हर साल आप 10 लाख कमा रहे हो डिप्रिसिएशन और टैक्स माइनस करने के पहले। तो हमको पहले क्या निकालना है, मेरे को बोला है पेबैक मेथड से बताओ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं। पेबैक पीरियड कैलकुलेट करके दो, एआरआर कैलकुलेट करके दो, एनपीवी कैलकुलेट करके दो, पीआई कैलकुलेट करके दो। तो चारों मेथड एक ही सम में पूछ लिया आपसे। तो फटाक से सॉल्व करते हैं। पहला काम मेरा सीफैट निकाल लेना।
सी फैट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स में डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर टैक्स माइनस करेंगे और फिर डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। सी फैट निकालने का तरीका है, मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, उसमें डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे और वापस डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, तो आ जाएगा सी फैट। हर साल कितना मेरा सी फैट आ रहा है? सी फैट का मतलब कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन। तो देखो यहाँ पे बोला है 10 लाख कमा रहे हो आप हर साल, तो पहले लिखिए प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स 10 लाख रुपीज़, लेस किए डिप्रिसिएशन 4,50,000, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5,50,000। 35% बोला इनकम टैक्स का रेट है, तो 5,50,000 का 35%, 1,92,500 मेरा टैक्स है, तो माइनस किए तो आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,57,500। उसमें डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिए वापस 4,50,000, तो मेरा सी फैट आ गया। हर साल अगले 10 साल तक हर साल हम 807500 8,07,500 रुपया कमाएंगे। प्लस 10वां साल में हमको एक और क्या चीज रिकवर होगा? सेल्वेज वैल्यू 5 लाख का, ये हम कैलकुलेट कर लिए। हर साल हम 8,07,500 करके कमाएंगे, प्लस मेरा सेल्वेज वैल्यू होगा 5 लाख रुपया। तो अब हम एक एक करके एक एक मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड, कैलकुलेट कीजिए, एक मिनट, पहले पेबैक पीरियड निकालना है। तो मेरा हर साल 8,07,500 करके आएगा, तो 50 लाख रुपया कितने साल में रिकवर होगा? मेरे को 50 लाख रिकवर करना है। तो मेरा 50 लाख कब तक रिकवर होगा? $45 लाख, सॉरी 45 लाख कब तक रिकवर होगा? कैसे निकालोगे? पहला साल 8,07,500, दूसरा साल फिर 8,07,500, तीसरा साल फिर 8,07,500, अब तक 24 लाख रिकवर हुआ है। चौथा साल भी 8,07,500, 32,30,000 रिकवर हुआ है। पाँचवा साल भी 8,07,500, 40 लाख रिकवर हुआ है। छठा साल भी 8,07,500, 48 लाख। मतलब पाँचवा और छठा साल के बीच में आपका पैसा रियलाइज हो जाएगा। पाँचवा और छठा साल के बीच में 5 साल तक आपका रिकवर हो रहा है 40,37,500। 6th ईयर में फिर 8,07,500 आ रहा है, आपको रिकवरी करना है 45 लाख, क्योंकि 5 लाख तो आपका स्क्रैप वैल्यू है, वो तो आपको रियलाइज हो ही जाएगा। तो आपका आंसर होगा 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर प्लस समथिंग ईयर में आपका पैसा रिकवर होगा, 5 पॉइंट समथिंग। पहला साल 8,07,500, हर साल जोड़ते जाओगे तो 5 साल में रिकवर हो रहा है 40,37,500, लेकिन आपको रिकवरी करना है 45 लाख। आपका नेट इन्वेस्टमेंट आपको रिकवरी करना है, तो कब तक रिकवर होगा? सॉरी, अब 50 लाख रिकवरी करना है, सॉरी 50 लाख रिकवरी करना है, तो 48,45,000 आपका रिकवरी हुआ है 5 साल में। छठा साल फिर आपको 8,07,500, यानी पांचवा और छठा और सातवां के बीच में आंसर आएगा। तो देखो ये लोग भी कैलकुलेट किया, आपको 50 लाख रिकवर करना है और हर साल 8,07,500 करके रिकवरी कर रहे हो, तो आप 50 लाख डिवाइडेड बाई 8,07,500, 6.19 आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या बनता है? एवरी ईयर सी फैट, सॉरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एवरी ईयर सी फैट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एवरी ईयर सी फैट। तो 50 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है, डिवाइडेड बाई हर साल कितना रिकवरी हो रहा है? 8,07,500, तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 8,07,500, तो आंसर आएगा 6.19, यानी 6 ईयर प्लस समथिंग मंथ
में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। क्लियर है ये सबको? मेरा एक गलती हुआ, इस सब में हम 45 लाख रिकवरी का बात किए, नहीं, हमको पूरा 50 लाख ही रिकवर करना है, क्योंकि वो 5 लाख तो 10 साल के एंड में होगा। हम चाहते हैं मेरा 50 लाख कितना टाइम में आ जाएगा, क्या उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट में पैसा लगाए कि नहीं लगाए, हमको डिसाइड करना है। क्लियर है ये सबको? अगर क्लियर नहीं है तो कोई बोलो, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं। हम पहले सीफैट निकाला, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सीफैट कर दिया, एवरी ईयर सीफैट। सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में लोग जो सेकंड मेथड फॉलो किया हम लोग वही करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज सीफैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज सीफैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। आपको सीफैट कितना रिकवर हो रहा है? 8,07,500 प्लस 5 लाख रुपया रिपेयर हुआ 10वें ईयर के एंड में, प्लस आपको हर साल रिकवर हो रहा है 8,07,500 प्लस 5 लाख रुपया रिकवर होगा 10वें साल के एंड में, तो उसका भी एवरेज कर लो, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको हर साल 50,000 करके रिकवर हो जाएगा। तो 8,07,500 आपको सीफैट रिकवर हो रहा है, प्लस 50,000 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रिकवर हो जाएगा। 8,57,500 आपका एवरेज सीफैट आया। एवरेज सीफैट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या बोलता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? 50 लाख। आपका 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख स्क्रैप वैल्यू है। देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू। दो चीज हमको निकालना है एआरआर निकालने के लिए, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कायनात आपके लिए ये जरूरी है क्योंकि आप ये क्लास मिस किए थे। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है एवरेज सीफैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज सीफैट कैसे निकला? मेरे को हर साल 8,07,500 मिलेगा प्लस 5 लाख मिलेगा 10वें साल के एंड में, तो उसका हम एवरेज कर लिया, मतलब हर साल 50,000 के आसपास मिल जाएगा। तो 8,07,500 हमको हर साल रिकवर हो रहा है, प्लस एक एवरेज 50,000 और रिकवर हो रहा है, तो टोटल 8,57,500 मेरा एवरेज सीफैट हो गया। वैसे ही नीचे बोला एवरेज इन्वेस्टमेंट, वो कैसे कैलकुलेट होगा? उसका फॉर्मूला ये रहा, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है? 50 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 एवरेज किए, प्लस स्क्रैप वैल्यू कितना रियलाइज होगा? 5 लाख। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 2 आएगा 22,50,000 प्लस 5 लाख स्क्रैप वैल्यू ऐड करोगे तो आएगा 27,50,000। तो तुम्हारा एवरेज सीफैट था 8,57,500, एवरेज इन्वेस्टमेंट है 27,50,000, तो एवरेज सीफैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, 31.18% अप्रॉक्सीमेटली तुमको एवरेज रिटर्न मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट से तुम्हारा एवरेज कमाई होगा 31% अप्रॉक्सीमेटली, या 31.18%। क्लियर है ये दोनों मेथड? कोई डाउट किसी का? नहीं। अब थर्ड बोला एनपीवी मेथड से निकाल के बताओ, और फिर बोला है पीआई मेथड से। एनपीवी मेथड क्या बोलता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो ये लोग क्या किया, तुमको 10 साल तक 8,07,500 रिकवर होगा, और तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न बोला है 10% है। देखो एनपीवी के ब्रैकेट में बोला है रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो वही फैक्टर निकाल लो पहले, 1 डिवाइडेड बाई 1.1। इसको 9 बार और इक्वल्स टू टिपना है। 10 साल का प्रोजेक्ट है मेरा, हर साल 10% करके हमको रिकवरी होगा, तो हमको फैक्टर निकालना है 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल, इसको 10 बार इक्वल टू 9 बार और इक्वल टू मारते रहो, और फिर सारा फैक्टर्स को ऐड कर लो जीटी टिप के। तुम्हारे कैलकुलेटर में पहला क्लास में सिखाए थे फैक्टर निकालना। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n फॉर्मूला होता है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर कितना है इस सम में? 0.1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 टू द पावर 10, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.1 टिपो और 9 बार इक्वल टू मारो, तो तुम्हारा टोटल फैक्टर आएगा 6.145।
तो 8,07,500 इंटू फैक्टर का टोटल 6.145, यानी तुम 10 साल में 49,62,087 रुपीज़ इस प्रोजेक्ट से रिकवर कर लोगे। 10वां साल में एक 5 लाख का भी रिकवरी होगा। 10वां साल में एक 5 लाख का भी रिकवरी होगा। 10वां साल का फैक्टर कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करके जब 10वां साल तक पहुंचोगे, बिना ऐड किए, मतलब टोटल नहीं करना, खाली 10वां साल का फैक्टर देखना है। आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ये फैक्टर्स दे देगा कि 10 साल का टोटल फैक्टर कितना होता है, वो दे देगा। 10वां साल का फैक्टर कितना है वो भी दे देगा। 10वां साल का फैक्टर आएगा 0.386। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करके 9 बार जब इक्वल टू टिपोगे, तो लास्ट बार जब इक्वल टू टिपोगे तो जो फैक्टर आएगा वही 10वां साल का फैक्टर है, 0.386। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 0.386, सॉरी 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.386, तो तुमको 1,93,000 भी एक 10वां साल में रिकवर हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू सबका। तो 10 साल के सीफेट का प्रेजेंट वैल्यू है 49,62,000। 10वां साल का जो स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू है 1,93,000। तो तुम्हारा टोटल वैल्यू आ रहा है 51,55,000, 51,55,087 रुपीज़। तुम्हारा आउटफ्लो कितना हो रहा है? 50 लाख। तो अल्टीमेटली तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू 1,55,087। तो पैसा लगाना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है। ये हो गया एनपीवी निकालना। और पीआई कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यहाँ एनपीवी निकालने का फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और पीआई निकालने का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी 51,55,087 डिवाइडेड बाई 50 लाख। आंसर आ रहा है 1.03, मतलब मोर देन 1 है। अगर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। अगर 0 पॉइंट समथिंग आता तो प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाते। तो पी आई इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स यू शुड अंडरटेक द प्रोजेक्ट। ये हम चारों मेथड से एक किस्म को सॉल्व करके दिखाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जहां बोला IRR निकाल के बताओ यही वाला डेटा को फॉलो करते हुए, यही वाला डेटा को फॉलो करते हुए, सम नंबर 1 का डेटा को फॉलो करते हुए IRR निकाल के बताओ। तो देखो पहले 10% के रेट पे तो लोग निकाल चुका था, 10% की रेट पे सॉल्व कर चुके थे लोग। सीफैट आ रहा है 8,07,500 और 10वां साल का रिकवरी है 5 लाख। तो 10% के हिसाब से तुम अभी अभी सॉल्व किए ऊपर। अब ये लोग जब देखा कि 10% के रेट में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको लोग 11% की रेट पे सॉल्व करके देखा। आप लोग 12 या 13 या 15 भी कर सकते थे, मतलब ऊपर की तरफ जाना है। आंसर अगर नेगेटिव लाना है तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखो लोग 11% पे सॉल्व किया, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीफेट आ रहा है 49,31,367। इन्वेस्टमेंट हो रहा है 50 लाख, रिकवरी हो रहा है 49 लाख, यानी नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है। तो 10% में पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू था, जबकि 11% में नेगेटिव एनपीवी है, यानी इन दोनों के बीच में कहीं पे मेरा IRR होगा। इन दोनों के बीच में कहीं 0 प्रॉफिट 0 लॉस सिचुएशन होगा। 10% में हम कमा रहे हैं, 11% पे हम लॉस खा रहे हैं, मतलब 10 और 11 के बीच में कहीं पे वो रेट होगा जहाँ पे न लॉस होगा न प्रॉफिट होगा। वो इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व किए। देखो कैसे सॉल्व किए। IR इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 तो हमको आंसर में चाहिए, 10 समथिंग में आंसर आ रहा है ना मेरा, 10 और 11 के बीच में आंसर है, मतलब 10 समथिंग में आंसर है। तो देखो IR इक्वल टू 10 प्लस 51,55,000 माइनस जो तुमको आंसर चाहिए। तुमको चाहिए कितना प्रेजेंट वैल्यू? 50 लाख, क्योंकि तुम्हारा आउटफ्लो 50 लाख है। तो तुम चाहते हो ऐसा रेट ले जिस पे इनफ्लो भी 50 लाख हो। तुम्हारा आउटफ्लो 50 लाख है, तुम चाहते हो एक ऐसा रेट लेना, IRR का मतलब एक ऐसा रेट लेना जहां पे तुम्हारा आउट इनफ्लो भी 50 लाख ही हो, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो। तो ये लोग क्या किया, 10 प्लस 10 का आंसर माइनस जो आंसर चाहिए डिवाइडेड बाई 10 का आंसर माइनस 11 का आंसर। आई रिपीट, 10 का आंसर माइनस जो तुमको आंसर चाहिए डिवाइडेड बाई 10 का आंसर माइनस 11 का आंसर।
तो देखो 10 प्लस 51,55,087.5 ये 10% का आंसर था इनफ्लो का, माइनस तुमको जो इनफ्लो का आंसर चाहिए 50 लाख, डिवाइडेड बाई फिर देखो नीचे 10% का ही आंसर लिखा 51,55,087 माइनस 11% का आंसर लिखा 49,31,367 इंटू वन करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 प्लस 10 का आंसर माइनस जो आंसर चाहिए डिवाइडेड बाय 10 का आंसर माइनस 11 का आंसर, मतलब तुम जो दो फैक्टर पे सॉल्व कियो दोनों का आंसर का डिफरेंस, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 10.69, यानी 10.69 अप्रॉक्सीमेटली वो रेट है जहाँ पे मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू 50 लाख आ जाएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो आ जाएगा। ये है कैपिटल बजटिंग चैप्टर। हम लोग चारों मेथड एक ही जगह डिस्कस कर लिए। देखो एक और सम देख लेते हैं 2 मिनट में। तुमको एक डेटा दिया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर गिवन बिलो कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तुमको बता रहा है नेट आफ्टर टैक्स इनफ्लो, तुमको बता दिया आफ्टर टैक्स इनफ्लो कितना तुम्हारा पहला 4 साल में 5,000, 8,000, 10,000, 4,000। तुमको बोला है तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 है, कोई स्क्रैप वैल्यू रियलाइज नहीं होगा प्रोजेक्ट के एंड में जाके। तुमको चारों ईयर का देखो 12% का रेट, 13% का रेट, 14% का रेट, 15% का रेट, 16% का रेट पे तुमको चारों का फैक्टर दे दिया। पहले बोला था एग्जाम में फैक्टर दे देगा। तो अब हम क्या करें, पहले एक बार 12% का 13% का रेट पे देखो, लोग 13 का रेट पे 14 का रेट पे दोनों का रेट पे सॉल्व करके देखा। 13 का रेट को पकड़ा, 13 का रेट का फैक्टर क्या है 0.885 इंटू 5,000, 0.783 इंटू 8,000, 0.693 इंटू 10,000, 0.613 इंटू 4,000। 13% का चारों फैक्टर लिए इंटू हर साल का प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते गए, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आया 20,071, यानी मेरा पॉजिटिव एनपीवीआर है। 13% का रेट में मेरा पॉजिटिव एनपीवीआर है, तो हमको ऊपर का रेट लेना चाहिए। ये लोग डायरेक्ट 14 ले लिया, हम लोग चाहते तो 15 या 16 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो 13 में मेरा पॉजिटिव एनपीवीआर है, फिर 14 में फैक्टर देखो कितना है 0.877, 14 में 0.877 इंटू 5,000 प्लस 0.770 इंटू 8,000 प्लस 0.675 इंटू 10,000 प्लस 0.592 इंटू 4,000, ये तो मेरा एनपीवी आया 19,663। तो 13% में मेरा एनपीवी आ रहा है 20,071, 14% में मेरा एनपीवी आ रहा है 19,663, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम 20,000 रुपया लगा रहे हैं, यानी मेरा बीच में कहीं पे आंसर होगा 13 और 14 के बीच में, जहाँ पे मेरा एनपीवी इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होगा। बस तो इन दोनों के बीच का रेट सॉल्व किए। 13 प्लस, क्योंकि 13 से ऊपर आंसर होगा 14 के नीचे, तो 13 प्लस 13 का आंसर माइनस जो तुमको आंसर चाहिए डिवाइडेड बाई 13 का आंसर माइनस 14 का आंसर। 13 का आंसर कितना है 20071, माइनस तुमको आंसर क्या चाहिए 20,000, डिवाइडेड बाई 13 का आंसर क्या है 20071 माइनस 14 का आंसर क्या है 19663। इंटरपोलेशन लगाएं, इंटरपोलेशन इक्वल टू आंसर आ रहा है 13.17। 13.17 मेरा वो रेट होगा जहाँ पे मेरे फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो, यानी मेरा 20,000 इनफ्लो आएगा जो कि एक्चुअली आउटफ्लो जो 20,000 है उसके इक्वल होगा। ये